कि पावर ट्रांसफार्मर में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, फिर भी यह 11,000 वोल्ट को एक्सट्रीमली एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पर स्टेप अप और डाउन कर देता है। इसके अलावा 3 फेज इंडक्शन मोटर और भी ज्यादा हैरान करती है, क्योंकि यह भी सेम ट्रांसफार्मर की तरह ही काम करती है, लेकिन बस रोटेट करती है। सबसे पहली बार ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी सप्लाई पर काम करता है, डीसी पर नहीं। इसे थोड़ा आगे विद कंसेप्ट समझ लेंगे। तो मिस्टर फेराडे कहते हैं कि जब आप किसी वायर में सप्लाई देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होगा। यह फोर्स अपने आसपास में एक फील्ड जनरेट करेगा जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, लेकिन एसी केस में यह फील्ड बाई डायरेक्शनल होता है। कुछ ऐसी अल्टरनेटिंग करंट की वेवफॉर्म होती है, यहाँ से यहाँ तक वेवफॉर्म इंक्रीज हो रही है तो वायर में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। यहाँ से यहाँ डिक्रीज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वापस कम होने लगेगी। यहाँ से वेवफॉर्म नेगेटिव डायरेक्शन में जाने लगेगी तो मैग्नेटिक फील्ड अपनी डायरेक्शन बदल लेगा और फील्ड की स्ट्रेंथ ठीक पॉजिटिव साइड के ऑपोजिट होगी। यदि कुछ ऐसी कोयल में एसी सप्लाई दी जाएगी तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप का होगा जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल भी जनरेट होंगे, लेकिन यह पोल बदलते रहेंगे अकॉर्डिंग टू वेवफॉर्म। यदि इसी कंडीशन में डीसी सप्लाई दी जाएगी तो कोयल का मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, जिसकी वजह से यह कोयल एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम करेगी। इस कोयल को इंडक्टर भी बोल सकते हैं और डीसी सप्लाई में इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है, इसलिए ट्रांसफार्मर डीसी पर ऑपरेट नहीं करते हैं। यदि पावर ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई दी गई तो अपने आसपास में इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा कि यह सभी चीजों को अपनी तरफ खींच लेगा। यदि इस कोयल के पास में हम सेम दूसरी ठीक ऐसी ही कोयल लेकर आएंगे तो यह मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरी कोयल को कट करेगी, जिससे इस कोयल में भी एक फोर्स जनरेट होगा जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, इन शॉर्ट ईएमएफ, और वोल्टेज का दूसरा नाम इलेक्ट्रिक फोर्स ही होता है। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इनको टेक्निकल लैंग्वेज में फ्लक्स लाइन बोलते हैं और इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, जिससे पावर ट्रांसफर होती है। तो एक तरीके से वायरलेस पावर ट्रांसफर हो रही है और इसी कंसेप्ट को यूज में लेकर वायरलेस चार्जर भी बने हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वायरलेस चार्जर फोन में एसी सप्लाई ही बेचते हैं, जबकि हमारा स्मार्टफोन डीसी पर ऑपरेट करता है। ऐसा कैसे हो सकता है? रीजन फाइंड आउट करके कमेंट में जरूर से लिखना। पावर ट्रांसफार्मर की आयरन की कोर में कुछ ऐसी छोटी छोटी पत्तियां होती है और इन सभी ब्लेड्स पर वार्निश की कोटिंग की जाती है। इसके पीछे का रीजन थोड़ा आगे समझेंगे। और सभी ब्लेड को एक साथ जोड़कर फिर से दोनों साइड में इम्प्रेग्नेटेड पेपर की कोटिंग की जाती है, जो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, और उसके बाद में दोनों कॉइल को सेट किया जाता है। ट्रांसफार्मर की कोयल कोर को टच नहीं करती है। अब इन कोयल को हम प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कह सकते हैं। जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देंगे तो इसमें जो फ्लक्स लाइन इंड्यूस होगी उनको आयरन की कोर पाथ प्रोवाइड करवाती है सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंचने के लिए, जिससे सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब अज्यूम करते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग में टोटल टर्न 100 है और सेकेंडरी वाइंडिंग में टोटल टर्न 50 है। यहाँ पर आप एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो कि प्राइमरी वाइंडिंग में जो एक टर्न है उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा सेम टू सेम इतना ही ईएमएफ सेकेंडरी वाइंडिंग के एक टर्न में जनरेट होगा, क्योंकि जितनी फ्लक्स लाइन इस एक टर्न से निकल रही है उतनी ही तो सेकेंडरी वाइंडिंग के एक टर्न में पहुंचेगी। तो अब यदि हम सेकेंडरी वाइंडिंग पर फोकस करें तो सभी के सभी टर्न सीरीज में कनेक्टेड है और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज हमें मिलेगा वह सभी टर्न्स में जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है उसी का टोटल तो होगा। तो सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज यानी ईएमएफ इक्वल होगा सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स के। ऐसा ही प्राइमरी वाइंडिंग में होगा ईएमएफ इंड्यूस इन प्राइमरी वाइंडिंग इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। ईएमएफ और वोल्टेज में एक छोटा सा फर्क होता है। वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग के टर्मिनल पर लगा हुआ है, जब ये वाइंडिंग में पहुंचेगा तो वाइंडिंग का कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से थोड़ा सा वोल्टेज कम हो जाता है, और जैसे ही वोल्टेज कम होता है तो हम उसको बोलते हैं कि इतना इतना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। अब अज्यूम करते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग में 100 वोल्ट हमने दिया तो सेकेंडरी वाइंडिंग में 50 वोल्ट ही मिलेगा, क्योंकि 50 टर्न में से सभी टर्न की कैपेसिटी 1 वोल्ट की है और सब ने अपना अपना 1 वोल्ट लेकर 50 वोल्ट दे दिया, जो हमें सेकेंडरी में मिलेगा, यानी वोल्टेज स्टेप डाउन हो गया। इसी तरीके से सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करके वोल्टेज बढ़ाया जाता है। अब थोड़ी आसानी के लिए हमने एक इक्वेशन बना ली, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस इन प्राइमरी अपॉन ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी। एक स्टेप और आगे बढ़े तो करंट भी आ जाता है और करंट वोल्टेज का जस्ट ऑपोजिट होता है। तो सिंपल सी बात है, ट्रांसफार्मर यदि वोल्टेज को बढ़ाता है तो करंट को कम कर देता है, क्योंकि पावर हमेशा फिक्स रहती है। वोल्टेज करंट को कम ज्यादा किया जा सकता है, पावर नहीं बदली जा सकती।
जब ट्रांसफॉर्मर में सप्लाई दी जाती है तो अकॉर्डिंग टू फेराडे ईएमएफ इंड्यूस होगा और ईएमएफ फ्लक्स लाइन भी जनरेट करेगा। इसके अलावा जो ट्रांसफॉर्मर की कोर है उसमें सर्कुलेटिंग करंट भी जनरेट होगा और इस सर्कुलेटिंग करंट को एडी करंट बोलते हैं, जिसकी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पानी में कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि कुछ ऐसा भंवर बनता है, ठीक ऐसा ही एडी करंट होता है जो कोर में घूमता है। इसलिए आयरन की कोर को सबसे पहले पतली पतली पत्तियों में डिवाइड किया जाता है, उसके बाद में एक एक ब्लेड को लेमिनेट किया जाता है। लेमिनेशन की थिकनेस 0.25 mm से 0.50 mm तक होती है। इसी लेमिनेशन की वजह से जो कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया है वह रिड्यूस हो जाता है और एरिया का रेजिस्टेंस से इनवर्स रिलेशन होता है, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और रेजिस्टेंस आपको पता है करंट का दुश्मन होता है। तो इस तरीके से एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस किया जाता है। पावर ट्रांसफॉर्मर में जो आयरन की कोर होती है वह एक्चुअल में कोल्ड रोल्ड ग्रीन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, जो हिस्ट्रीसिस लॉसेस को रिड्यूस करती है। हिस्ट्रीसिस लॉसेस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, इसी की वजह से इंड्यूस होते हैं। और आपको पता है जो ट्रांसफॉर्मर में हमिंग नॉइज सुनाई देती है वह इसी मैग्नेटिक फील्ड के बार बार चेंज होने की वजह से सुनाई देती है, जिसको मैग्नेटो स्ट्रिक्शन बोलते हैं। इस मैग्नेटो स्ट्रिक्शन की वजह से ट्रांसफॉर्मर की कोर एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होती है, जो एक हमिंग नॉइज जनरेट करती है। इसके अलावा भी ट्रांसफॉर्मर में बहुत सारे लॉसेस होते हैं, लेकिन मेन यही है। ट्रांसफॉर्मर में ठीक ऐसी ही 3 वाइंडिंग होती है 3 फेज के लिए, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर को देखते हैं तो उसमें आयरन की कोर कुछ ऐसी होती है 3 फेज सिस्टम के लिए, जिसमें सबसे पहले हर फेज के लिए प्राइमरी वाइंडिंग को सेट किया जाता है। यदि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो प्राइमरी वाइंडिंग में कम टर्न्स होते हैं और वोल्टेज कम और करंट ज्यादा होता है, तो यहाँ पर काफी थिक कॉपर वायर काम में लिए जाते हैं। यह कॉपर वायर कम्प्लीटली इंसुलेटेड रहते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग को तैयार किया जाता है। दोनों वाइंडिंग के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। पावर ट्रांसफर इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू ही होती है। वाइंडिंग का कनेक्शन 2 अलग अलग कनेक्शन में किया जाता है। जो हाई वोल्टेज साइड होती है वह स्टार कनेक्शन में कनेक्टेड रहती है। स्टार कनेक्शन में 3 फेज और न्यूट्रल भी मिलता है, इसलिए आपने हाई वोल्टेज लाइन के साथ में हमेशा एक एक्स्ट्रा वायर देखा होगा जो न्यूट्रल का होता है। लो वोल्टेज साइड डेल्टा कनेक्शन में कनेक्टेड रहती है, इसमें सिर्फ 3 फेज होते हैं। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, मुझे पता है थोड़ा ज्यादा ही टेक्निकल है, पर टेक्नोलॉजी बहुत कमाल की है। दिया जाता है उसके बाद में जितने भी ट्रांसफॉर्मर होते हैं वह सभी के सभी स्टेप डाउन होते हैं, और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में हाई वोल्टेज साइड डेल्टा में और लो वोल्टेज साइड स्टार में कनेक्टेड रहती है। दोस्तों आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है और इसका रिप्लाई यदि आपने सही से दे दिया तो आपके कमेंट को मैं पिन जरूर से करूंगा। ट्रांसफॉर्मर की एक साइड स्टार में कनेक्टेड रहती है तो दूसरी साइड डेल्टा में कनेक्टेड रहती है, और ऐसा हमेशा ही होता है कि ट्रांसफॉर्मर की एक साइड दूसरी साइड के जस्ट ऑपोजिट कनेक्शन में कनेक्टेड रहती है। रीजन फाइंड आउट करके कमेंट में जरूर से लिखना। ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग को टैंक में रखा जाता है और टैंक में ऑयल भरा रहता है। ट्रांसफॉर्मर में मिनरल ऑयल और सिंथेटिक ऑयल यूज होता है, जो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है। इस ऑयल के 2 पर्पज है। यह ट्रांसफॉर्मर में कूलिंग भी करता है और इंसुलेशन भी प्रोवाइड करवाता है। इतना सब होने के बाद ट्रांसफॉर्मर को पैक कर दिया जाता है। ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग बॉडी से टच नहीं हो जाए इसलिए हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड के लिए बूस्टिंग लगी रहती है, जो एक इंसुलेटर पोर्सलेन की बनी होती है। पावर ट्रांसफॉर्मर के साइड में बड़े बड़े रेडिएटर लगे रहते हैं, जिनके अंदर कुछ ऐसी पतली पतली प्लेट होती है और बीच में से एयर फ्लो होने के लिए जगह होती है। जब ट्रांसफॉर्मर फुल लोड पर होता है तो वाइंडिंग काफी गर्म होने लगती है और वाइंडिंग के कांटेक्ट में आकर ऑयल भी गर्म होने लग जाएगा और ऑयल गर्म होकर ऊपर उठने लगेगा और रेडिएटर से होकर फ्लो होने लगेगा। रेडिएटर बेसिकली जो ऑयल का सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज कर देता है, और जब ऑयल गर्म रेडिएटर से फ्लो होगा तो नेचुरल एयर इस गर्मी को लेकर आगे निकल जाएगी। पावर ट्रांसफॉर्मर में कूलिंग के लिए रेडिएटर पर बड़े बड़े फैन भी लगे रहते हैं, जो ऑटोमेटिकली ऑपरेट करने लग जाते हैं जब ट्रांसफॉर्मर ज्यादा गर्म होता है। तो जब ट्रांसफॉर्मर अपने रेटेड टेम्परेचर से 10 डिग्री सेंटीग्रेड भी ऊपर चला जाता है तो इंसुलेशन की लाइफ हाफ हो जाती है। ट्रांसफॉर्मर के ऊपर एक बड़ा और टैंक लगा रहता है जिसको कंजर्वेटर बोलते हैं। इसमें ट्रांसफॉर्मर के लिए एक्सेस ऑयल भरा रहता है। यह टैंक ऑयल से आधा ही भरा रहता है, क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मर फुल लोड पर होता है तो ऑयल गर्म होकर एक्सपेंड करने लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में ट्रांसफॉर्मर कहीं फट ना जाए इसलिए ऑयल एक्सपेंड होकर कंजर्वेटर में चला जाता है। कंजर्वेटर से एक डिवाइस और कनेक्टेड रहती है जिसको ब्रीदर बोलते हैं।
तो ऑयल एक्सपेंशन की वजह से गैस बाहर निकलेगी, उसको ब्रीदर से एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है। लेकिन ब्रीदर का काम कुछ और ही होता है। जब ट्रांसफॉर्मर का तेल ठंडा होगा तो वापस कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा और ट्रांसफॉर्मर बाहर से हवा को अंदर खींचेगा। इस कंडीशन में एनवायरनमेंट के अंदर एयर में बहुत ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है और यह मॉइस्चर ट्रांसफॉर्मर के ऑयल में चली गई तो वाइंडिंग डैमेज हो जाएगी। इसलिए ब्रीदर में सिलिका जेल भरा रहता है जो मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड की वजह से वाइंडिंग इंसुलेशन डैमेज हो जाता है और ऑयल में बबल्स क्रिएट होने लगते हैं और इन बबल्स की वजह से ट्रांसफॉर्मर में बहुत सारी गैसेस इंट्रोड्यूस होती है और ट्रांसफॉर्मर टैंक का प्रेशर बढ़ने लगता है। तो कंजर्वेटर और ट्रांसफॉर्मर टैंक के बीच में एक रिले लगी रहती है जिसका नाम बखोल्स रिले है। यह रिले पूरी की पूरी ऑयल से भरी रहती है और इस रिले के अंदर एक ट्यूब होती है जो एक एंगल पर कुछ इस तरीके से सेट रहती है और इसके अंदर मरकरी भरा रहता है और मरकरी आपको पता है एक कंडक्टिंग मेटल है। तो ट्रांसफॉर्मर टैंक में प्रेशर बढ़ने की वजह से टैंक में गैस जनरेट हो रही है, वह इस रिले में आने लगेगी और ऑयल धीरे धीरे कम होने लगेगा। इस प्रेशर की वजह से यहाँ पर लगा फ्लोट भी स्ट्रेट होने लगेगा जिसकी वजह से फ्लोट से जुड़ी मरकरी इन दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में कनेक्शन बना देगी और एक जबरदस्त अलार्म बजने लगेगा। अलार्म को सुनकर जीएसएस में बैठा हुआ जूनियर इंजीनियर ट्रांसफॉर्मर को ट्रिप कर देगा। लेकिन मान लो कि अलार्म काम ना करे तो बखोल्स रिले के अंदर सेम ऐसी ही एक ट्यूब और होती है। तो जब सीवियर फॉल्ट होता है तो गैसियस प्रेशर बढ़ने की वजह से ऑयल और नीचे आने लगेगा और यह स्विच भी एक्टिवेट हो जाएगा ठीक ऊपर वाले जैसे ही। इस स्विच का काम है ट्रांसफॉर्मर के पास लगे सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजना जिससे सर्किट ब्रेकर ही ट्रांसफॉर्मर को ट्रिप कर देगा। एक वर्स्ट सिचुएशन और लेकर चलते हैं। मानकर चलते हैं कि सर्किट ब्रेकर भी ऑपरेट नहीं हुआ और टैंक के अंदर जबरदस्त ऑयल का प्रेशर क्रिएट हो गया। यदि यह टैंक फट गया तो ऑयल काफी गर्म है और काफी दूर में फैल जाएगा जिसकी वजह से फायर को बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि यह ऑयल एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है और एक 400 केवीए ट्रांसफॉर्मर में 450 लीटर ऑयल भरा रहता है। तो टैंक के ऊपर एक एक्सप्लोजिव वेंट लगा रहता है जिससे ऑयल जिस तरीके से हमारे घर में कुकर ऑपरेट होता है ठीक उसी तरीके से यह ऑपरेट होगा और हाई प्रेशर को बाहर रिलीज कर देगा। लेकिन जो पावर ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें एक एक्स्ट्रा फीचर और होता है। ट्रांसफॉर्मर के पास में ही जमीन के अंदर टैंक बनाए जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में ऑयल ट्रांसफॉर्मर टैंक से इन्हीं टैंक के अंदर चला जाएगा और ट्रांसफॉर्मर ट्रिप हो जाएगा। लेकिन दोस्तों पावर ट्रांसफॉर्मर को स्टार्ट करना कोई आसान काम नहीं है। जब ट्रांसफॉर्मर को ऐसे ही स्टार्ट कर दिया जाता है तो हाई इनरस करंट जनरेट होता है जो फुल लोड करंट का 4 से 5 गुना होता है जो वाइंडिंग को डैमेज कर सकता है। इसलिए पावर ट्रांसफॉर्मर को हमेशा इस वेवफॉर्म के पीक पॉइंट पर स्टार्ट किया जाता है ताकि इनरस करंट को रिड्यूस किया जा सके। ट्रांसफॉर्मर को लाइन से कनेक्ट करने से पहले प्राइमरी वाइंडिंग की तरफ एक सर्किट ब्रेकर लगा रहता है फॉल्टी सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मर को ट्रिप करने के लिए और उससे पहले लाइटिंग अरेस्टर लगा रहता है जो लो रेजिस्टिव पाथ प्रोवाइड करवाता है और लाइन में आ रहे एक्स्ट्रा सर्ज को ग्राउंड कर देता है। पावर ट्रांसफॉर्मर काफी हेवी और कॉस्टली इक्विपमेंट आते हैं। यदि ये डैमेज होते हैं तो बहुत सारे इक्विपमेंट को डैमेज कर देते हैं, इसलिए इनकी सेफ्टी बहुत जरूरी है। यदि आप इंजीनियरिंग फील्ड से हो तो एक बार पावर ट्रांसफॉर्मर 400 केवीए या 220 केवीए जीएसएस में जाकर जरूर से देखना गया जो बहुत बेसिक है। लेकिन इस स्विच के पीछे जो इलेक्ट्रिसिटी है वह ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। उसको एकदम से स्टॉप करने के बाद में क्या होता है उसके साथ में हमें कोई खास फर्क पड़ता नहीं है इससे। लेकिन यह जो 400 केवी की लाइन है इससे हमें बहुत फर्क पड़ता है। क्या आप सोच सकते हो कि इस लाइन को बंद करने का स्विच कैसा होगा? यह एक आइसोलेटर है जो 400 केवी लाइन को बंद करने के लिए लगा हुआ है जो ठीक हमारे घर के स्विच जैसे ही काम करता है। लेकिन जब लाइन को बंद करने के लिए इस आइसोलेटर का कनेक्शन हटाते हैं तो आप देखोगे कि हमने आइसोलेटर का कनेक्शन हटा भी दिया, फिर भी एयर के थ्रू यहाँ पर इतनी हेवी स्पार्किंग से कनेक्शन बना हुआ है। अब इतनी हेवी स्पार्किंग से आइसोलेटर के कॉन्टेक्ट मेल्ट होने लगेंगे। अभी तो लाइन 400 केवी की है, ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज 1100 केवी तक होता है तो आइसोलेटर लाइन में लगा जरूर से रहता है लेकिन ऑन लोड लाइन को ब्रेक नहीं कर सकता। तो लाइन को ब्रेक करने के लिए एक पावरफुल डिवाइस बनाई गई जिसको बोलते हैं सर्किट ब्रेकर। यह 132 केवी से लेकर 1100 केवी तक किसी भी लाइन को ब्रेक कर सकता है एकदम सेफ्टी के साथ में। और लाइन में यदि कोई फॉल्ट आता है तो भी यह अपने आप ट्रिप हो जाता है। आप जो सर्किट ब्रेकर देख रहे हो वह SF6 सर्किट ब्रेकर है। तीनों फेज के लिए सेम मैकेनिज्म होता है लेकिन यह मैकेनिज्म अलग अलग इन बुशिंग में ऑपरेट करता है। जो अपर टर्मिनल है वह मेन लाइन से आता है और ऊपर की तरफ कनेक्ट हो जाता है
और लोअर टर्मिनल से सर्किट ब्रेकर का आउटपुट निकलता है। अब इन दोनों टर्मिनल के बीच में ही सर्किट को ब्रेक करने का मैकेनिज्म लगा रहता है। अपर टर्मिनल एकदम फिक्स होता है, कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकता है। यहाँ पर रोड लगी रहती है, वह कॉपर की है। लोअर टर्मिनल में भी एक कॉपर की रोड लगी हुई है जो मूव कर सकती है। यह रोड अंदर से खोखली होती है और ऊपर टर्मिनल से अपना कॉन्टेक्ट बनाती है। लोअर कॉन्टेक्ट खुद तो मूवमेंट नहीं कर सकता, लेकिन इस कॉपर की रोड को मूव करवाने का मैकेनिज्म यहाँ पर होता है। यहाँ पर लगे मूविंग कॉन्टेक्ट बुशिंग के बाहर से ऑपरेट होते हैं। मानकर चलते हैं लाइन ऑन है और सर्किट ब्रेकर का कॉन्टेक्ट बना हुआ है। यहाँ पर दो कंडीशन है, यदि लाइन में कोई फॉल्ट आ गया या फिर सर्किट ब्रेकर को हम मैनुअली बंद करते हैं तो दोनों ही कंडीशन में सेम ही प्रोसेस से लाइन ब्रेक होती है। इस मैकेनिज्म के अंदर दो स्प्रिंग लगी रहती है और फिलहाल दोनों की दोनों स्प्रिंग लोडेड है। नीचे एक रिले लगी हुई है प्लंजर सिस्टम के साथ। लाइन में कोई फॉल्ट आता है तो करंट ट्रांसफार्मर से हाई करंट फ्लो करने लगेगा और लाइन ब्रेक होती है। इस मैकेनिज्म के अंदर दो स्प्रिंग लगी रहती है और फिलहाल दोनों की दोनों स्प्रिंग लोडेड है। नीचे एक रिले लगी हुई है प्लंजर सिस्टम के साथ में। सर्किट ब्रेकर के पास में एक करंट ट्रांसफार्मर भी लगा रहता है, तो जब भी लाइन में कोई फॉल्ट आता है तो करंट ट्रांसफार्मर से हाई करंट फ्लो करने लगेगा और करंट ट्रांसफार्मर रिले को बताता है कि सर्किट ब्रेकर से ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, ब्रेकर को ट्रिप करने की जरूरत है। एक छोटा सा क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, यहाँ पर करंट ट्रांसफार्मर एक्सट्रीमली हाई करंट पर ऑपरेट करता है और सर्किट ब्रेकर में लगी हुई रिले मुश्किल से 12 से 24 वोल्ट डीसी पर ऑपरेट करती है। फिर यह आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर तो इस वीडियो में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हिंट आपको आगे मिल जाएगा। दोस्तों स्किल के जमाने में थ्योरी से काम नहीं चलता है और आप खुद करंट रिले से फ्लो करेगा तो रिले ऑपरेट होगी और इसमें लगे प्लंजर को बाहर की साइड में फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे लगी होल्डिंग लेच लीवर को फ्री कर देगी और लीवर पर लोडेड स्प्रिंग का फोर्स आ रहा है तो बहुत हाई स्पीड में स्प्रिंग इस रोड को नीचे की तरफ पुल करेगी और लाइन बंद हो जाएगी। लेकिन इतना आसान नहीं है। इस हाई वोल्टेज लाइन ने आइसोलेटर को भी नहीं छोड़ा तो सर्किट ब्रेकर को इतनी आसानी से कैसे छोड़ देगी। जब स्प्रिंग नीचे आएगी तो बुशिंग के नीचे एक छोटा गियर बॉक्स लगा रहता है, जिससे तीनों बुशिंग एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है ताकि स्प्रिंग का फोर्स तीनों बुशिंग पर इक्वली पहुंच सके। जब स्प्रिंग नीचे जाएगी तो इस रोड पर डायरेक्ट स्प्रिंग का फोर्स आता है, जिसको मूविंग आर्सिंग कॉन्टेक्ट बोलते हैं। यह रोड नीचे से इंसुलेटेड रहती है और ऊपर से अपर कॉन्टेक्ट से कनेक्शन बनाती है। तो इस रोड के साथ में यहाँ पे लगा हुआ सिलेंडर नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन लगा रहता है जो एकदम फिक्स होता है और इस सिलेंडर और पिस्टन के बीच में SF6 गैस भरी रहती है, जिसका प्रेशर 2.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। जब सिलेंडर नीचे जाएगा तो पिस्टन गैस को कंप्रेस करने लगेगा और गैस को कंप्रेस करके इसका प्रेशर 14.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक पहुंचा देगा। जैसे ही यह कॉन्टेक्ट एक दूसरे से दूर होंगे तो जबरदस्त आर्क जनरेट होगी, लेकिन पिस्टन गैस का इतना प्रेशर बढ़ा देगा कि इस नोजल से हाई स्पीड में प्रेशर से SF6 गैस इन दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में आने लगेगी। SF6 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है तो यह नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट होने लग जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हेवी है। तो इन दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में जो आर्क जनरेट होगी उसको यह खत्म कर देगी, क्योंकि इसके जो नेगेटिव आयंस है वह हेवी वेट की वजह से इसकी मोबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं, जिससे जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वह मूव नहीं कर पाएंगे और वहीं पे खत्म हो जाएंगे। SF6 गैस का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ने से यह लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, तो यहाँ पर साइड में हीटर लगे रहते हैं जो इसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होने देती, क्योंकि गैस लिक्विड में बदल गई तो फिर तो लाइन ब्रेक होगी ही नहीं। फिलहाल सर्किट ब्रेकर को तो बंद कर दिया, लेकिन एक रिस्क यहाँ पर अभी भी बनी हुई है कि इन सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट के बीच में दूरी बहुत कम है, इसलिए सर्किट ब्रेकर के बाद में आइसोलेटर लगा रहता है। तो जब हम मैनुअली सर्किट ब्रेकर को बंद करते हैं किसी लाइन पर काम करने के लिए, तो सर्किट ब्रेकर को बंद करने के बाद में आइसोलेटर को जरूर से ओपन किया जाता है डबल सेफ्टी के लिए, क्योंकि जब इतनी पावरफुल लाइन सडनली ब्रेक होती है तो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, क्योंकि अब तक जो करंट हाई स्पीड में फ्लो कर रहा था उसको कोई पाथ नहीं मिलेगा जाने के लिए, तो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट से करंट वापस पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट होने लगेगा। जिस तरीके से हाई स्पीड में फ्लो होते हुए पानी को हम एकदम से रोक देते हैं तो उसमें पीछे की तरफ वेव्स बनने लगेंगी। ठीक ऐसा ही करंट के साथ में होता है और यह करंट इतना पावरफुल होता है कि जनरेटर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है उसको भी अनस्टेबल कर सकता है या फिर किसी ट्रांसफार्मर को डैमेज भी कर सकता है। बहुत सारे डिवाइसेस लगाए जाते हैं पीछे की डिवाइसेस को सेफ रखने के लिए।
तो जनरली जो पावर ट्रांसमिशन लाइन होती है उनको ब्रेक नहीं किया जाता जब तक कोई इमरजेंसी कंडीशन या कोई जबरदस्त फॉल्ट ना हो। आपने देखा होगा कि हमारे लाइट चली जाती है लेकिन जीएसएस में एनी टाइम अवेलेबल रहती है। वह इसलिए क्योंकि इन लाइन को ब्रेक करना बहुत चैलेंजिंग काम होता है। 132 केवी है, इससे जितने भी छोटी लाइन्स है उनको आसानी से ब्रेक किया जा सकता है, जिनका बड़ी लाइनों पर कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। अब लाइन को वापस कनेक्ट करना भी कोई आसान काम नहीं होता, जिसको समझने के लिए हमें वापस इसके मैकेनिज्म पर आना होगा। लाइन फिलहाल बंद है, एक स्प्रिंग अनलोडेड भी हो गई है, तो लाइन को क्लोज करने के लिए यहाँ पर एक और रिले लगी रहती है। तो इस रिले को कंट्रोल पैनल से सिग्नल दिया जाता है और यह भी ठीक ऊपर वाली रिले की तरह ऑपरेट करती है और इसका प्लंजर क्लोजिंग होल्डिंग लेज को फ्री कर देता है। फ्री होते ही इस केम पर क्लोजिंग स्प्रिंग का फोर्स आ रहा है जो अभी भी लोडेड है और यह इस केम को स्पीड में रोटेट करवाती है। केम पिन लीवर पर फोर्स लगाएगी और लीवर वापस इस साइड वाली स्प्रिंग को लोड कर देगा, जिससे लाइन वापस क्लोज हो जाएगी। जो स्प्रिंग लाइन को ट्रिप करती है उसको सिर्फ क्लोजिंग स्प्रिंग ही चार्ज कर सकती है और क्लोजिंग स्प्रिंग को वापस चार्ज करने के लिए साइड में एक मोटर लगी रहती है। तो सर्किट ब्रेकर के क्लोज होते ही यह स्प्रिंग को वापस धीरे धीरे लोड करने लग जाएगी। इन सर्किट ब्रेकर का ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम सिर्फ 40 to 60 मिली सेकेंड का होता है और यदि लाइन ब्रेक होते टाइम आप सर्किट ब्रेकर के पास में खड़े रहते हो तो गैस और इसके ऑपरेशन की आवाज आसानी से सुनाई दे जाएगी। सर्किट ब्रेकर में जो SF6 गैस होती है वह इन बूसिंग के अंदर ही बंद रहती है, क्योंकि यह हार्मफुल भी है और एनवायरनमेंट को नुकसान भी पहुंचाती है। यहाँ पर लगा मीटर इसका प्रेशर बताता रहता है, तो प्रेशर डाउन होते ही गैस की रीफिलिंग की जाती है। जब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन को वापस कनेक्ट करते हैं तो यह ट्रांसफार्मर के लिए खतरनाक हो सकती है, तो इसका भी हमें खासकर ध्यान रखना होता है, जिसकी बातें हमने इस ट्रांसफार्मर वाले वीडियो में की है। अभी तो हमने सिर्फ सर्किट ब्रेकर और ट्रांसफार्मर के बारे में बात की है। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम हमारे घरों में बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, लेकिन इसके पीछे जो इंजीनियरिंग है वह बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। हम आने वाले वीडियो में और एक्सप्लोर करते जाएंगे, तो इस सीरीज में हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। हम आपको कुछ बेस्ट लर्निंग देने की कोशिश लेते हैं। यह कॉपर या एल्यूमिनियम या सिल्वर में से किसी का भी हो सकता है। इस वायर से 5 वोल्ट बैटरी को कनेक्ट कर देंगे और एक बल्ब भी। जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब ऑन हो जाएगा और करंट फ्लो होने लगेगा। जो यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है वायर में, बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वायर के थ्रू, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही करंट बोलते हैं। अब मान के चलो इस वायर को बीच में से कट कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलेगा, जिसका मतलब है कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, जब हम करंट चेक करते हैं मल्टीमीटर से तो करंट तभी चेक किया जा सकता है जब कोई लोड कनेक्टेड हो, सर्किट ओपन होगा तो करंट फ्लो नहीं हो सकता। अब जो करंट वायर से फ्लो हो रहा है सेम वही करंट मल्टीमीटर से फ्लो होगा, तभी मल्टीमीटर करंट बता पाएगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। इसलिए मल्टीमीटर को भी सीरीज में कनेक्ट करते हैं वायर के साथ में, तो मल्टीमीटर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को चेक करता है और हमें करंट की इंफॉर्मेशन देता है। और जिस डिवाइस से करंट चेक किया जाता है उसको एमीटर बोलते हैं और एम्पियर करंट की यूनिट होती है। लेकिन यह मल्टीमीटर बहुत सारे मीटर का अकेला ही काम परफॉर्म कर देता है। अब यहाँ पर जो बैटरी लगी है इस पर हमेशा वोल्टेज लिखा रहता है। वोल्टेज एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर होता है जो करंट को फोर्स लगाता है आगे बढ़ने के लिए। यदि हम मल्टीमीटर को डायरेक्ट प्लग में लगा देते हैं तो वह हमें वोल्टेज बता देगा, जिसका मतलब है वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। जो फेज वायर होता है उसके पास में 220 वोल्ट होता है और न्यूट्रल वायर के पास में 0 वोल्ट होता है जब तक लोड कनेक्ट ना किया जाए। न्यूट्रल वायर सिर्फ फेज वायर से जो 220 वोल्ट आ रहे हैं उनको वापस रिटर्न पाथ प्रोवाइड करवाता है। तो जब तक स्विच बंद है और आप न्यूट्रल वायर को हाथ से टच भी कर लेते हो तो आपको करंट नहीं लगेगा। जब मल्टीमीटर को इन दोनों वायर को टच किया जाएगा तो मल्टीमीटर इन दोनों वायर के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है उसको हमें शो करेगा। रेजिस्टेंस ठीक जिस तरीके से फ्रिक्शन काम करता है उसी तरीके से करंट के लिए फ्रिक्शन का काम रेजिस्टेंस करता है, जिसका सिर्फ एक ही काम होता है, पावर को लॉस करना। अब हर मेटल का रेजिस्टेंस होता है, कुछ का कम कुछ का ज्यादा। इसलिए हमारे घरों में जो मेन वायरिंग होती है उसमें कॉपर वायर को काम में लिया जाता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है, जिसकी वजह से वह गर्म कम होगा और गर्म कम होगा तो वह ज्यादा लोड उठा पाएगा। अब रेजिस्टेंस के भी कुछ भाई बहन होते हैं जिनको इम्पीडेंस, एडमिटेंस, रिएक्टेंस बोलते हैं। यह भी पावर
पावर लॉस ही करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। अब वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस से मिलकर एक बहुत ही फेमस ओम का नियम बनता है, जिसको शॉर्ट में वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब मानकर चलो एक सर्किट है जिसमें बहुत सारे बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है। यदि कहीं से भी वायर टूट गया तो सभी के सभी बल्ब बंद हो जाएंगे, क्योंकि करंट इस पॉइंट से आगे फ्लो होगा ही नहीं। तो क्या हम कह सकते हैं कि जब कनेक्शन सीरीज में कनेक्टेड होता है तो करंट जितनी भी डिवाइसेस लगी है उनके पास सेम होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसे 2 एम्पियर का करंट इन वायर से फ्लो हो रहा है तो चारों बल्ब में आधा आधा एम्पियर डिवाइड हो जाएगा। अब करंट डिवाइड तो हो गया, जिसका मतलब है चारों बल्ब कमजोर जलेंगे। अब इन्हीं बल्ब को यदि हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो इनमें से कहीं से भी वायर टूट भी गया तो बाकी के बल्ब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि करंट का रास्ता आगे बढ़ने के लिए बना हुआ है। इसलिए हमारे घरों में वायरिंग पैरेलल में की जाती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा है सभी डिवाइस अच्छी तरीके से काम करते हैं। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है पावर को लेकर। वोल्टेज करंट तो ठीक है, पावर क्या होती है? बेसिकली पावर वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है। जैसे यह बल्ब 5 वोल्ट का है और जब इसको ऑन करते हैं तो 2 एम्पियर का करंट कंज्यूम करता है, तो इसकी पावर कंजम्पशन हो जाएगी 5 × 2 इज इक्वल टू 10 वाट। वाट पावर की यूनिट होती है, लेकिन जो डिवाइस रोटेट करती है जैसे मोटर, उनकी पावर रेटिंग मोस्टली हॉर्स पावर में यानी एचपी में होती है। बस कहने का फर्क है। और एचपी और वाट दोनों पावर की ही यूनिट है। एक एचपी में कितने वाट होते हैं कमेंट में जरूर। हमारे घरों में जो 220 वोल्ट की सप्लाई आती है वह एसी ही होती है। इसमें जो करंट का फ्लो होता है वह कुछ इस टाइप का होता है। यह एक साइकिल होती है जो 360 डिग्री की होती है और 1 सेकंड में एसी 50 साइकिल कंप्लीट होती है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं 50 हर्ट्ज की। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। तो जब हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो यह करंट हमें 1 सेकंड में 50 बार ऐसे तोड़ मरोड़ना चाहता है, पर हमारी बॉडी इतना फास्ट मूव नहीं कर पाती है, तो हमें जोरदार झटका लगता है और यह ज्यादा देर तक रह गया तो हम मर भी सकते हैं। मानकर चलो इस वायर में 220 वोल्ट की सप्लाई दी हुई है और करंट फ्लो इस वायर के आसपास में कुछ और भी ऐसा हो रहा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। यह 220 वोल्ट की सप्लाई इस वायर के पास में अपना एक फील्ड जनरेट करती है, जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। आपने बहुत बार लोगों से कहते हुए सुना होगा हाई वोल्टेज लाइन के बारे में कि इसके पास में मत जाओ वरना यह अपनी तरफ खींच लेगी। तो इसके पीछे का रीजन समझ लेते रहेगा, जिसको कई बार वाट आवर भी लिख दिया जाता है। जब 1000 वाट होता है उसको हम एक यूनिट भी बोल सकते हैं। जब डिवाइस को बनाया जाता है तो उसकी पावर कंजम्पशन उसके यूज के हिसाब से सेट की जाती है, जिसका मतलब है पावर फिक्स होती है किसी भी डिवाइस की, हम उसको बदल नहीं सकते। और लोगों से कहते हुए सुना होगा हाई वोल्टेज लाइन के बारे में कि इसके पास में मत जाओ वरना यह अपनी तरफ खींच लेगी। तो इसके पीछे का रीजन समझ लेते हैं। यह एक स्प्रिंग लोडेड रोड है जो कुछ इस तरीके से मूव कर रही है। इस रोड के दोनों साइड में कुछ हवा के पार्टिकल भी है जिन पर यह फोर्स लगाती है अपने मूवमेंट से। अब यह रोड तो सिर्फ इतनी ही दूरी में मूव कर रही है, लेकिन यदि इस पोजीशन पर हम बारीकी से हवा का फोर्स ऑब्जर्व करेंगे तो हमें थोड़ी बहुत हवा का फोर्स फील होगा। ठीक ऐसा ही अल्टरनेटिंग करंट के साथ में होता है। जब ये वेवफॉर्म इस तरीके से ट्रेवल करती है तो इसके पास में जो एयर पार्टिकल होते हैं उनको यह चार्ज कर देती है, और जब हम उसके पास में जाते हैं तो हमें इस वायर को टच करने की जरूरत नहीं है, दूर से ही हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। लेकिन डरने की बात नहीं है, जो हाई वोल्टेज लाइन होती है वही अपने आसपास के एरिया को चार्ज करके रखती है। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वह सेफ होती है। अल्टरनेटिंग करंट का एक और फायदा है, यह इस पॉइंट पर जीरो हो जाता है। तो बाय चांस हमें इलेक्ट्रिक शॉक भी लग गया तो हम इस पॉइंट पर छूट जाते हैं। अब एसी सप्लाई भी 2 टाइप की होती है, सिंगल फेज और 3 फेज। हमारे घरों में सिंगल फेज सप्लाई आती है जो 220 वोल्ट की होती है, जिसमें एक फेज और एक न्यूट्रल वायर होता है, जिसके झटके हमें लगते ही रहते हैं। लेकिन 3 फेज सप्लाई 440 वोल्ट की होती है, जो बड़ी मशीनें जैसे बड़ी मोटर उनके लिए होती है या फिर सलमान खान के लिए होती है। क्योंकि सलमान खान की सुल्तान मूवी का एक गाना है, लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे, जिसका मतलब है सलमान खान 3 फेज सप्लाई की बात कर रहे थे। अब 440 वोल्ट से जितने ज्यादा भी वोल्टेज होते हैं जैसे 11000 वोल्ट, उनको शॉर्ट में 11 केवी लिखते हैं। इसके ऊपर 33 केवी, 400 केवी, 765 केवी, इनका डायरेक्ट यूज कहीं पर नहीं होता है। इस हाई वोल्टेज का यूज सिर्फ लॉसेस को बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि हमारे घरों से पावर स्टेशन बहुत ज्यादा दूर होता है। तो इतनी दूरी तक इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करके आएगी तो रास्ते में बहुत सारी लॉस हो जाएगी। इसलिए वोल्टेज को हाई वोल्टेज पर स्टेप अप किया जाता है ट्रांसफार्मर की हेल्प से। अब बात करते हैं डीसी सप्लाई की। डीसी सप्लाई का करंट कुछ इस टाइप का होता है जो एकदम कांस्टेंट होता है। हमारा स्मार्टफोन, लैपटॉप, इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं
वह ऑलमोस्ट डीसी सप्लाई पर चलते हैं। अब इसकी वेवफॉर्म एकदम सीधी है, जिसका मतलब इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तो इसके पास में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो इसके पास में होता है, लेकिन जब वायर एक मैग्नेट की तरह काम करेगा सिर्फ तभी। डीसी करंट को बैटरी में स्टोर किया जा सकता है, लेकिन एसी करंट को नहीं। लेकिन एसी को डीसी में या फिर रिवर्स भी किया जा सकता है। एक छोटा सा आपके लिए क्वेश्चन है, जो डिवाइस एसी को डीसी में बदलती है उसको क्या बोलते हैं, कमेंट में जरूर से लिखना। डीसी करंट एसी से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। यदि डीसी का शॉक लग गया तो छूटने के कम चांस रहते हैं और मरने के ज्यादा। लेकिन चिंता की बात नहीं है, 12 वोल्ट डीसी जो बैटरी में होता है वह इतना खतरनाक नहीं होता है। 50 वोल्ट से ज्यादा यदि कोई डीसी करंट है तो वह बहुत ज्यादा पावरफुल है, हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। 12 वोल्ट डीसी भी बहुत पावरफुल होता है। यदि आपने गाड़ियों में 12 वोल्ट की बैटरी से जो केबल लगी हुई है उसकी साइज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यह कितना पावरफुल करंट है। डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पावर कंजम्पशन भी बढ़ रही है, इसलिए बिजली कंपनियां डिमांड के हिसाब से नए नए जनरेटर अपने पावर प्लांट में इंस्टॉल करती रहती है पावर जनरेशन को बढ़ाने के लिए। हम इलेक्ट्रिसिटी के एंड कंज्यूमर है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से लेकर हमारे घर तक पहुंचने का जो सफर है वह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और लॉन्ग है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। यदि कहीं पर भी बीच में गलती हुई तो उसकी सजा भी तुरंत मिल। पहले आप यह बताओ, हमारे घरों में एक डिवाइस लगी रहती है जो पहले इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको बैटरी में स्टोर करता है, और जब घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो बैटरी से वापस घर में सप्लाई करता है। वीडियो को पॉज करो और इस डिवाइस का नाम कमेंट में लिखो। आई होप दैट कि इतनी देर में आपने लिख दिया होगा, और नहीं लिखा तो दिमाग में तो सोच ही लिया होगा। किसी ने इस डिवाइस का नाम इन्वर्टर लिखा होगा तो किसी ने रेक्टिफायर लिखा होगा, लेकिन यह डिवाइस ना ही तो इन्वर्टर है और ना ही रेक्टिफायर है। इस डिवाइस का नाम है कन्वर्टर। जी हाँ, कन्वर्टर। आपको पता है हमारे घरों में एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट आता है, उसको यह कन्वर्टर डीसी यानी डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है और बैटरी में स्टोर करता है। जब यह एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है तो इसको बोलते हैं रेक्टिफायर। और जब घर में सप्लाई चली जाती है तो यह बैटरी की डीसी पावर को वापस एसी में कन्वर्ट करता है, और इस टाइम इसको बोलते हैं इन्वर्टर। तो इन्वर्टर और रेक्टिफायर का जो एक कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं कन्वर्टर, जो एसी टू डीसी और डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है। चलो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि यह कन्वर्टर एसी सप्लाई को डीसी में कैसे कन्वर्ट करता है। हमारे घर में जो एसी सप्लाई आती है उसकी वेवफॉर्म कुछ इस टाइप से होती है, जिसको साइनोसॉइडल इन शॉर्ट साइन वेव बोलते हैं, और बैटरी में स्टोर होती है डीसी कुछ इस टाइप की। यानी हमें इस साइन वेव को डायरेक्ट करंट में बदलना है। यह प्योर साइन वेव सिर्फ जो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है वही बना सकता है। बाकी ऐसा कोई भी कन्वर्टर नहीं है जो प्योर 100% साइन वेव पर काम करता है। हमारे घर में एक नॉर्मल स्विच होता है जो बल्ब को ऑन ऑफ करता है, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक स्विच होते हैं जिनको हम डायोड, एससीआर, मॉसफेट, जीटीओ यह सब बोलते हैं। इनमें से कुछ स्विच तो ऐसे हैं जिनका कंट्रोल हमारे पास में होता है, और कुछ ऐसे हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैन का रेगुलेटर, उसमें लगा रहता है एससीआर, उसको हम अपने हाथ से रेगुलेट करते हैं, जिसकी पूरी प्रोसेसिंग हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले हम इस कन्वर्टर की बेसिक स्टोरी समझ लेते हैं। यह जो साइन वेव है यह बाई डायरेक्शनल है, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, जबकि डीसी की डायरेक्शन एक ही होती है। हमारे घर में जो एसी सप्लाई आती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब है यह वेवफॉर्म 1 सेकंड में 50 बार ऐसे ऊपर नीचे होती है। यह ऊपर और यह नीचे दोनों मिलाकर एक पूरी साइकिल होती है, और इस टाइप की 50 साइकिल 1 सेकंड में कंप्लीट होती है। इतनी फास्ट यह ट्रेवल करती है। एक जो कंप्लीट साइकिल होती है वह 360 डिग्री की होती है, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री पॉजिटिव साइड में और 180 से 360 डिग्री नेगेटिव साइड में। अब मान लो जैसे हम सुपरमैन से भी फास्ट हो जाते हैं, और हमारे जो घर वाला स्विच है उसको कुछ इस तरीके से ऑपरेट करते हैं कि जब यह साइन वेव इधर पॉजिटिव साइड में जाएगी तो स्विच ऑन कर देंगे, और इस पॉइंट से जैसे ही नेगेटिव साइड में जाएगी तो स्विच ऑफ कर देंगे। जब वापस पॉजिटिव साइड में आएगी तो स्विच ऑन कर देंगे, और फिर नेगेटिव में जाएगी तो स्विच ऑफ कर देंगे। कर लोगे ना इतना फास्ट काम? 1 सेकंड में 50 बार स्विच ऑन ऑफ करना है। तो जब हमने आउटपुट में वेवफॉर्म को देखा तो नेगेटिव साइड में जो भी साइन वेव थी उसको स्विच ने ब्लॉक कर दिया, और हमें जो एसी सप्लाई बाई डायरेक्शनल थी उसको सिंगल डायरेक्शन में बदल दिया। अब सिंपल सी बात है, हमारे घर में जो स्विच है वह तो इतना फास्ट काम कर नहीं पाएगा, इसलिए पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच बनाए गए जिनमें डायोड, एससीआर, मॉसफेट, जीटीओ यह सब होते हैं।
तो जो आउटपुट में अपने को वेवफॉर्म मिली है यह डायोड बनाता है। डायोड सिर्फ पॉजिटिव साइकिल को ही पास करता है, नेगेटिव साइकिल को ब्लॉक कर देता है और हमें आउटपुट में कुछ इस टाइप की वेवफॉर्म मिल जाती है। और इस टाइप का जो रेक्टिफायर होता है इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि हमें आधी ही वेवफॉर्म मिली है। और इसका जो पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है वह कुछ इस टाइप से बनता है। इधर से सप्लाई दी जाती है 220 वोल्ट AC, यहाँ पर डायोड लगा हुआ है और आउटपुट में हमें कुछ इस टाइप की वेवफॉर्म मिल जाएगी इन दोनों पॉइंट पर। लेकिन हमें तो पूरी वेवफॉर्म चाहिए, इसके लिए 4 डायोड का सर्किट बनाते हैं कुछ इस टाइप का और इसे बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। चलो देखते हैं इसका आउटपुट में हमें क्या मिलता है। जब पॉजिटिव साइकिल होगी तो डायोड D1 D2 यह दोनों काम करेंगे, सप्लाई कुछ इस तरीके से जाएगी पॉजिटिव साइकिल में और यह दोनों आउटपुट में हमें इस टाइप की वेवफॉर्म देंगे। अब जब नेगेटिव साइकिल आएगी तो इन दोनों डायोड को नेगेटिव साइकिल में नेगेटिवली ऑन किया जाएगा और अब की बार सप्लाई जाएगी इधर D3 डायोड से होते हुए D4 डायोड से होते हुए अपना पाथ पूरा करेगी और हमें आउटपुट में फिर से वेवफॉर्म मिल जाएगी कुछ इस टाइप की। यानी पॉजिटिव साइकिल में डायोड D1 D2 काम करेंगे और नेगेटिव साइकिल में D3 D4 और हमें जो बाई डायरेक्शनल AC सप्लाई थी वह सिंगल डायरेक्शन में मिल गई है। लेकिन यहाँ पर अभी तो बहुत सारे हार्मोनिक्स है। हार्मोनिक्स बोलते हैं हमें तो DC चाहिए थी कुछ इस टाइप की और मिला क्या है हमें यह सब। यानी हमारी सप्लाई सिंगल डायरेक्शन तो हो गई है लेकिन प्योर नहीं है, उसमें बहुत सारे हार्मोनिक्स है। डायोड एक बहुत ही बेसिक स्विच होता है जो अनकंट्रोल्ड होता है, लेकिन कुछ कंट्रोल स्विच भी आते हैं जिनमें SCR, GTO, IGBT, MOSFET, वैसे SCR सेमी कंट्रोल्ड होता है। जो रेक्टिफायर का काम करने का तरीका है वह सेम टू सेम ऐसा ही होता है, बस हमें प्योर DC के अलग अलग स्विच काम में लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी वेवफॉर्म में यदि हम एक ऐसा कंट्रोल स्विच काम में ले जो जब यह वेवफॉर्म इस पोजीशन पर आए तब ऑन हो जाए और इस पोजीशन पर आए तो ऑफ हो जाए, तो